हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली 6th क्लास है और हमारे अतीत आपकी जो फर्स्ट है उसको वो हमारी बुक अभी बाद में चलेगी। अभी फिलहाल हम लोग बच्चों जो बुक देख रहे हैं, पृथ्वी हमारा आवास, हमारी बुक है और उसी का जो है चैप्टर नंबर 3 हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। कल हमने ग्लोब के बारे में देख लिया था, देशांतर रेखाओं के बारे में देख लिया था, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके विषय में देख लिया था। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आपका गौर करके आपका एक एक करके आपका देखेंगे और इन पर हम लोग आपका बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम पृथ्वी की गति की बात करेंगे। तो गतियां हैं यानी कि एक से अधिक होंगी। अगर बात करें गतियों की तो कितनी है? एक से अधिक होंगी। तो हम उन्हीं सभी गतियों की जो है आपका बात करेंगे। ठीक है? जो पृथ्वी की गतियां हैं उनकी हम बात करेंगे। अब कौन कौन सी पृथ्वी की गतियां हैं इनको हम लोग आपका गौर करके इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका देख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए कौन कौन सी गतियां हैं पृथ्वी की। इसमें आप अगर सबसे पहले बात करोगे, कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। दो प्रकार की गतियां हैं। तो कितनी गतियां हैं पृथ्वी की? बेसिकली टू टाइप्स हैं। क्लियर है? और कौन से प्रकार की गतियां हैं उनको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं कि कितने प्रकार की गतियां हैं। तो पहली है आपका घूर्णन। कौन सी है? घूर्णन। और दूसरी है आपका परिक्रमण। तो घूर्णन मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष का मतलब समझिए, मेरे को मान लीजिए मैं पृथ्वी हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं और अगर मैं इस तरह से पूरा घूमकर वापस अपनी जगह आ जाऊं, ये क्या हुआ? ये मेरा अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूर्णन है। और पिछले चैप्टर में हम एक्सिस को भी पढ़ चुके हैं कि अक्षांश क्या है और किसको हम अक्षांश या घूर्णन कहते हैं। क्लियर है? तो अगर हमसे पूछ ले घूर्णन क्या है, तो हमें घूर्णन का भी पता है कि एक्सिस आपका बेसिकली क्या होता है। ठीक? और किसको हम घूर्णन कहते हैं, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो घूर्णन क्या है, इस पर हम लोग आपका बात करेंगे। चलिए, ठीक है ना? अब देखिए, सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आपका चारों तरफ आपका पृथ्वी की एक गति है, हम उसको परिक्रमण कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। कैसा है? 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है? कितना करता है? 66.5 का कोण बनाता है। अब देखिए, तो आपको सबसे पहले घूर्णन समझ आई। अब घूर्णन कहलाती है। घूर्णन के बाद देखिए, जब सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में परिक्रमा करती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण मतलब हो गया जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, उसी को बोलते हैं परिक्रमण। यानी का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। और ये जानते हैं कि जो घूर्णन और परिक्रमण क्या है, ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ध्यान दीजिए, दैनिक गति। और ये जो है पृथ्वी की आपका वार्षिक गति है। कैसी है? वार्षिक गति है। ये आपको ध्यान रखना, दैनिक गति और वार्षिक गति। याद रहेगा इतना? यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? दैनिक गति, वार्षिक गति, परिक्रमण क्या होता है, इनके विषय में आपको जानने का, पढ़ने का मौका मिलेगा अच्छे से। ठीक है? अब देखिए, पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा, कह रहे जो पृथ्वी का अक्ष है वो कैसा है आपका?
वो काल्पनिक रेखा है। ध्यान दीजिए कैसी है वो, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा। इसकी कक्षीय सतह 66.5 का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? 66.5 डिग्री का। अब देखिए कैसे बनाती है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास। ये हुआ इसकी विषुवतीय, ठीक। और 90 कैसे बनती? ये बिल्कुल समतल, देखिए हल्की सी तिरछी है, यही तिरछी जो है इन दोनों के कक्षीय तल और ध्रुव के बीच कितना है? 66.5 का बेसिकली कोण है। और ध्यान दीजिए उत्तर ध्रुव और समतल रेखा के बीच में कितना है? 23.5 का है। कितना है? 23.5 का आपका। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि पृथ्वी का समतलीय कक्ष का कोण कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 66.5 डिग्री, 66.5, ठीक। जो समतल कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे समतलीय कक्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी को आकार गोले के समान है, इसीलिए पृथ्वी में सिर्फ इसके आधे ही भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाला भाग दिन, जबकि दूसरा भाग आपका रात होता है। कैसा होता है? जबकि दूसरा भाग जो है आपका रात होता है। तो आपको कंफर्म हो गया किस भाग पर दिन है और किस भाग पर आपका रात होगी। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस भाग पर दिन है और बेसिकली किस भाग पर आपकी रात हो रही है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना आपको। चलिए, ग्लोब वह व्रत है जो दिन और रात को विभाजित करता है। क्या है? ग्लोब वह क्या है? दिन और रात को विभाजित करता है। यह व्रत अपने साथ ही नहीं बल्कि जैसे कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। कितनी करती है? 24 आवर्स का टाइम लेती है। अब देखिए, घूर्णन के काल पर पृथ्वी को दैनिक कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी कि दैनिक गति कहा जाता है। अब देखिए, अब जो चीज इस प्रकार से, अब जो सूर्य के समक्ष होगी वो आपका दिन हो जाएगा और जो नहीं होगी उसमें रात हो जाएगी। भाई यही तो सीन है। अब देखिए, यहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जिस पार्ट पर पड़ेंगी आगे सामने वाला होगा उसमें दिन हो जाएगी, जो बैक होगा, जो आपके पीछे रहेगा साइडों में, उसमें रात हो जाएगी। ये पार्ट ऐसे घूम के इस साइड में जाएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा, वापस रात हो जाएगी। तो पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से दिन और रात होते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होते हैं? आपका दिन एवं रात होते हैं। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होते हैं? दिन एवं जो रात हैं वो आपके होते हैं, और हमें दिन और रात देखने के लिए जो है मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी बच्चे का कि दिन और रात कैसे हो रहे हैं? ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से ही दिन और रात का हमको सबसे पहले ये महसूस होता है। ठीक, तो आप अब दो परिभाषा आपको लिखनी है। सबसे पहले आप लिखिए, इसके अंतर्गत नोट करके लिखिए, पृथ्वी की दो प्रकार की गति हैं जिनको मैं गोल घेरे में कर रहा हूं, इनको लिखिए। एक है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसी को हम घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर परिपथ में घूमना ही आपका परिक्रमण कहलाता है। ठीक, तो आपका घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, और इसमें अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3 है कि अक्षीय समतल किसे कहते हैं? आप कहेंगे समतल वह जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे अक्ष कहते हैं, 3.5 डिग्री, यानी कि
तो कक्षीय सतह से 66 डिग्री हाफ का कोण बनाते हैं, वह समतल कक्ष कहलाता है। और इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। और दूसरा है आपका, ध्यान रखिए, पृथ्वीदीप्त। चलिए सब बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये दोनों परिभाषाओं को या इन दोनों चीजों को लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, तब आगे देखिए। चलिए, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? ठीक है। अब देखिए, आप लोग लिख लिया, 2 पॉइंट हो गए आपके। अब तीसरा लिखिए, पृथ्वीदीप्त व्रत या पृथ्वीदीप्त भाग वो भाग होता है जिस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, यानी कि ये बेसिकली रात्रि का पार्ट है। ठीक, अब इतना आप पढ़ चुके हैं, दिन और रात होती हैं इसकी वजह से। अच्छा, अगर हम घूर्णन कर रही है पृथ्वी तो दिन और रात होंगे। अगर पृथ्वी परिक्रमण करेगी तो उसकी वजह से भी कुछ तो अंतर आएंगे हमारी पृथ्वी पर। भाई अगर पृथ्वी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, यानी कि जब अपना अक्ष को बदलेगी, ठीक है। अभी तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर ऐसे लट्टू लट्टू द्वारा घूम घूम के वापस कहाँ पहुंच जा रही है, अपने अक्ष पर पहुंच जाती है। क्लियर है? चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर ये वाला जिसको समझे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन, और जिसके कारण गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग पर हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी, और इस तरह अस्त व्यस्त यानी कि यह अवस्था जीवन को असंभव कर देगी। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो जो पार्ट अर्थ के सामने है उसमें प्रॉपर गर्मी रह जाएगी, और जो पार्ट अर्थ के बैक में रह गया उसमें क्या हो जाएगी, पृथ्वी भाग में आपका अंधेरा रह जाएगा, और वहां पर आपका हमेशा ठंड पड़ेगी। तो ज्यादा ठंड आपके लिए जमा सकती है, ज्यादा गर्मी आपको टेम्परेचर में निपटा सकती है। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है, उसी को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 डिग्री 1/4 डे में, ठीक, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 मान देते हैं, तथा सुविधा के लिए हम 6 घंटे को नहीं जोड़ते। क्या करते हैं हम? 6 घंटे को आपका नहीं जोड़ते। ठीक है, अब देखिए, चारों ओर प्रति वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला दें, यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को पृथ्वी के रात के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष पृथ्वी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन की हो जाती है। तो हम 6 घंटे को कहाँ जोड़ते हैं? आपके आपके प्रत्येक जो 4 मंथ, हर चौथे वर्ष का जोड़ते हैं, फरवरी माह में ऐड कर देते हैं। इसमें करते हैं फेब में। तो इसलिए 66 आपका क्या हो जाता है, ये आपका लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर यानी कि एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में।
ठीक है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार वृत्त में या पथ में सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये रही अर्थ। कोई भी एक समय उठा लीजिए और उसके अनुसार इसको करके देखिए। चलिए, इसको समय को हम बाद में उठाएंगे। पहले जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, क्वेरी है, पूछ लीजिए, या हो सके तो उसको बना लीजिए जिस तरह से बना हुआ है। फिर मैं एक एक करके इसे सारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा दूंगा कि आखिर में सूर्य में जो है दिन रात कैसे होती है, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, इन सभी को हम लोग आपका अच्छे से देखें। ये हमारी है 0 डिग्री, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो 0 डिग्री और 23 हाफ और 23 हाफ। अब देखिए, 21 जून को सूर्य कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। किस जगह पर? इस जगह। जब सूर्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर होगा, ध्यान दीजिए, कहाँ होगा? कर्क रेखा के ऊपर। तो मुझे प्यारे बच्चे बताइए, अगर सूर्य कर्क रेखा के ऊपर है तो यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, जब सूर्य की किरणें अच्छी मिलेंगी। और इसके अपोजिट जो नीचे का गोलार्ध है, जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यहाँ क्या होगी? यहाँ पर आपका शीत ऋतु होगी। क्या होगी? शीत ऋतु। 21 जून यानी कि 21 जून वो स्थिति है जब आपका कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि जब सूर्य कहाँ चमकेगा? प्रॉपर कर्क रेखा पर चमकेगा, तो ये सबसे बड़ा दिन। दूसरा देखिए, अब क्या होता है कि अब धीरे धीरे सन कहां शिफ्ट करेगा? नीचों की ओर, यानी कि 0 डिग्री की तरफ आपका शिफ्ट करेगा। क्लियर है? अब क्या होगा? ध्यान दें, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 23 सितंबर को सूर्य कहां आ जाएगा? 0 डिग्री पर आ जाएगा। कहां जाएगा सूर्य? 0 डिग्री पर, यानी कि न कर्क रेखा पर और ना आपका मकर रेखा पर। कहां जाएगा? यहाँ। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका वसंत ऋतु कब होती है, तो जब आपका सूर्य जो है 0 डिग्री पर होता है। और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगी, क्योंकि 0 पर है। कहां पर है सूर्य? ध्यान दीजिए, 0 पर। तो कर्क रेखा पर भी और मकर रेखा पर प्रकाश कैसा पड़ेगा? बराबर। और बराबर पड़ेगा तो क्या होगा? स्थिति सेम रहेगी। अब देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो अब दिसंबर में ये 0 डिग्री है, अब इसे नीचे फ्लक्चुएट कर कर कहां पहुंच जाएगा? मकर रेखा पर। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगा। और आप जानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। अगर सूर्य यहां है 22 दिसंबर को, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कौन सी ऋतु होगी? दक्षिणी गोलार्ध में
तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में होगी शीत ऋतु। तो यहाँ कैसी होगी? ग्रीष्म यानी कि गर्मी होगी, और यहाँ क्या होती है हमारे यहाँ? आपका शीत ऋतु होती है। और पता है कि आपको दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और यही कारण है कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें इस टाइम आपका तिरछा पड़ते हैं, और सूर्य पूरा 100% ये कह सकते हैं कि पूरा सूर्य कर्क रेखा के मकर रेखा के ऊपर होता है। क्षमा चाहूंगा, कहां पर होता है? मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर को। वापस आपका सूर्य इसी तरह से ऊपर बढ़ता है, और आपका दिसंबर से बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च में वापस कहां पहुंच जाता है? 0 डिग्री पर। और जब 0 डिग्री पर पहुंच जाता है तो आप जानते हैं कि जब हम आपका गर्मी सर्दियों से गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उस मौसम को कहते हैं वसंत। क्लियर है? और वसंत के ये कब कंडीशन है? तो 21 मार्च। तो 2 तारीख ऐसी हैं जिस पर आपका सूर्य 0 डिग्री पर होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो 1 तारीख है आपका 21 मार्च, और दूसरी है आपका 23 सितंबर। ये 2 तारीख ऐसी हैं जहां कहां होता है? सूर्य हमेशा 0 डिग्री पर होता है। और 1 तारीख है 21 जून। तो 21 जून को कहां होगा? कर्क रेखा पर। उधर क्या है आपका? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को कहां होगा? मकर रेखा पर। कहां पर होगा आपका? तो 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा पर होगा। तो क्वेश्चन बन जाए कि उत्तरी गोलार्ध का, ध्यान दीजिए सबसे पहले, कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो आप कहेंगे 21 जून। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु कब आती है? जब सूर्य कहां पर होता है? कर्क रेखा पर। और जब मकर रेखा पर होगा तो यहां क्या रहेगा? गर्मी का मौसम रहेगा। और पृथ्वी अपने अक्षांश घूर्णन पर इसी तरीके से घूर्णन करते हुए पूरे साल आपका रोटेट होती रहती है। क्या क्या करती रहती है? घूर्णन करती रहती है। इसी को बोलते हैं हम पृथ्वी का परिक्रमण, जिससे आपका ऋतु, मौसम परिवर्तन, ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं आपके घटती है। क्लियर है? देख लीजिए, कुछ डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये है सूर्य का जो है स्थिति के बारे में, कि जो सूर्य कहाँ पर चमकता है, तो कैसे ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता है। कह रहे कि ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई है। कह रहे हमेशा कैसी है? वन साइडेड आपका झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्म, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कैसा होता है? इस स्थिति में जो परिवर्तन है, बेसिकली उसके कारण ये सारी चीजें आपका हो जाती है।
ठीक है, ये आपको ठीक। यहां तक कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट किसी प्रकार का? चित्र 3.3 को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुकी है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिमाण स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्ण प्राप्त होता है। अब देखिए 21 जून को जब मैंने अभी बताया कि सूर्य कहां होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी कि ठीक कर्क रेखा के ऊपर होगा। तो कर्क रेखा के ऊपर होगा यानी कि प्रॉपर हीट पड़ेगी। मान लीजिए ये यहां पर है आपका कर्क रेखा के ऊपर इस दिशा में, या ऐसे मानिए, तो यहां पर क्या होगा, प्रॉपर हीट आएगी। हीट आएगी तो ये कंडीशन है उत्तरी गोलार्ध की। जबकि एक दूसरा गोलार्ध इसके नीचे है जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही, यहाँ कैसी पड़ेंगी, आपका तिरछी पड़ेंगी। तो अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी और यहाँ आपका ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि फिलहाल सूर्य कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो है आपका कर्क रेखा से आपका अभी कहाँ है, सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ पहुंच रहा है और 21 जून को कहां पहुंच जाएगा, कर्क रेखा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल अभी जितना पढ़ा है आप इसको रिवीजन करिए, पढ़िए घर जाकर। कोई डाउट हो मुझसे, कल हम लोग आपका जुड़ेंगे तो उस समय हमारी क्लास होगी, सबसे पहले मैं एक बार फिर समझा दूंगा और आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।